दिवस का आयोजन कोई रस्म अदायगी मात्र नहीं है। हम जानते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि समझदारी आने तक यौवन चला जाता है। प्रसाद ने यह पंक्ति विशेष रूप से मानव समाज को, मानव समुदाय को सचेत करने के लिए लिखी थी। मित्रों, 75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी यदि हमें हिंदी में कामकाज करने में, समस्त कार्यों का निष्पादन करने में सहजता का बोध नहीं होता तो यह चिंता का विषय है। वस्तुतः कठिन या सरल भाषा नहीं होती, उसका प्रयोक्ता कठिन या सरल होता है। सहज यदि हम स्वयं हैं तो भाषा भी हम सहज बना सकते हैं। शब्दावली जो अवधारणात्मक है, जो पारिभाषिक है, जो अनुशासन सापेक्ष है, उसके अपने कुछ नियम हैं, उसके अपने कुछ सिद्धांत हैं। उन्हीं को आधार बनाकर हम शब्दों का निर्माण शब्दावली आयोग के माध्यम से करते रहे हैं। इसलिए राजभाषा हिंदी की शब्दावली हो, यानी प्रशासन की शब्दावली हो, ज्ञान विज्ञान की शब्दावली हो, तकनीक प्रौद्योगिकी की शब्दावली हो, और विज्ञान की अनेक शाखाओं की, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की शब्दावली हो, उन सबको हम देखते हैं तो वो सामान्य शब्दों से तो भिन्न होती ही है, और इसीलिए कठिन लगती है क्योंकि हम उसके प्रयोग से जुड़ते नहीं हैं। प्रैक्टिस बार बार करने से, कहा जाता है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, और हिंदी में कहा ही गया, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। तो अनुभव यह किया गया कि जब तक हम भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके प्रयोग बाहुल्य से अपने को नहीं जोड़ेंगे, तब तक वह कठिन प्रतीत होती रहेगी। इसलिए मित्रों, ध्यातव्य है कि उपयोग के साथ साथ राजभाषा निखरती चली जाएगी, वह लोकप्रिय होती चली जाएगी, वह कंठहार होती चली जाएगी, वह सहज और बोधगम्य लगती चली जाएगी। इसलिए काम करने की आदत उस भाषा में हमें डालनी होगी। हमें ये जो अंग्रेजी के चौर्य कर्म से अपने को बाहर निकालकर हिंदी की मौलिकता को आत्मसात करना होगा। भाषा यूं भी कठिन या सरल नहीं ही होती, यह एक धारणा है जो हमने बना ली है। सन 1947 तक ब्रिटिश शासन के दौरान देश की राजभाषा अंग्रेजी थी। उस समय हिंदी और देश की अन्य भाषाओं का राज कार्यों में प्रयोग लगभग शून्य था, उसकी अनुमति नहीं थी। 47 में भारत स्वतंत्र हुआ, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र लागू हुआ और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत सरकार की राजभाषा का दर्जा ससम्मान सादर दिया गया। उसी स्वर्णिम दिवस की स्मृति में प्रतिवर्ष इसी दिन हिंदी दिवस हम बार बार मनाते हैं। हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी माह आदि का आयोजन हम बार बार करते हैं। संविधान में यह भी उल्लेख है कि हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हो, इस देश की राजभाषा होगी। लेकिन राजभाषा के प्रकार्य के निर्वाह में हिंदी भाषा की तैयारी को देखते हुए यह भी उल्लेख किया गया कि अंग्रेजी 1965 तक राजभाषा के रूप में पूर्ववत काम में आती रहेगी, अनुप्रयोग में आती रहेगी। जब तक हिंदी में हम कार्य करने में आत्मनिर्भर ना हो जाएं, सक्षम और दक्ष ना हो जाएं, तब तक हम अंग्रेजी की बैसाखियां पकड़कर चलते रहेंगे। इस अवधि में हिंदी भाषा में साहित्य निर्माण के साथ साथ हिंदी क्षेत्रों में उसके प्रयोग के प्रयत्न किए जाते रहेंगे। 1963 में राजभाषा अधिनियम द्वारा हिंदी को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था, किंतु भारत के किन्हीं प्रदेशों में अंग्रेजी को हटाने के विषय में उठ खड़े हुए आंदोलन के कारण इस अधिनियम में 1967 में संशोधन कर दिया गया और अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में आगे तक बनाए रखने की नीति अपना ली गई। राजभाषा का प्रकार्य यह स्पष्ट करता है कि राजकाज के समस्त कार्य उसी माध्यम से हों। राजभाषा घोषित किए जाने के कारण हम सरकार की सिर्फ 2 स्वीकृत राजभाषाओं अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में पत्राचार कर सकते हैं, ऐसा निर्णय लिया गया। लेकिन एक गणतंत्र होने के नाते व्यक्तियों के भाषा स्वातंत्र्य पर भी अंकुश नहीं होना चाहिए। ऐसा निर्णय करते हुए लोगों को यथासंभव अपनी भाषा में काम करने की सुविधा और छूट मिलनी चाहिए, ऐसे सिद्धांतों को सामने रखा गया। इसी कारण देश में राजभाषा के 2 स्तर दिखाई देने लगे। हिंदी और अंग्रेजी संघ की राजभाषा है। प्रदेशों की राजभाषा या राज्य भाषाएं निश्चित करने का दायित्व
प्रदेश की विधायिकाओं को दे दिया गया। इस तरह कोई तमिल भाषी अपने प्रदेश की सरकार के साथ प्रदेश की राजभाषा में पत्राचार कर सकता है, इसकी छूट भी दी गई। तो केंद्र के स्तर पर हिंदी और साथ में अंग्रेजी तथा राज्यों में वहाँ की भाषाओं को राजकाज से जोड़कर उनके उपयोग की छूट भी दी गई। उसके लिए यह भी कहीं अनिवार्य नहीं है कि वह अंग्रेजी या हिंदी का प्रयोग करे। हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करने का एक आधार यह भी है कि इस बहुभाषी देश में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों का यह संपर्क सूत्र है। हिंदी इस गणतंत्र की अधिसंख्यक आबादी की भाषा है, इसलिए इस भाषा को देश को भाषिक रूप से जोड़ने का यह दायित्व दिया गया। राजभाषा का तात्पर्य राज्य के 3 प्रमुख अंगों की भाषा से है। ये प्रमुख अंग हैं संसद, अदालतें और प्रशासन या सरकार। इन तीनों अंगों का संबंध पूरे देश से है। संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है और प्रदेशों के विधानमंडल अपने अपने स्तर पर अपनी भाषा में काम भी करते हैं। न्यायपालिकाओं को समन्वित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रदेश का सबसे बड़ा न्यायालय, जिसको हम उच्चतम न्यायालय मानते हैं, देश का उच्चतम न्यायालय अपने समस्त कार्य देश की राजभाषा में ही करे। इसी तरह भारत सरकार के कार्यालय, डाकतार विभाग, रेल, आयकर विभाग आदि पूरे देश में काम करते हैं। उनके लिए यह आवश्यक है कि उनका काम देश की राजभाषा यानी हिंदी में अवश्य होना चाहिए। उनका उससे संपर्क नहीं टूटना चाहिए। इस दृष्टि से राष्ट्र के तीनों अंगों में समन्वय स्थापित करने का या संपर्क कायम करने का दायित्व देश की राजभाषा यानी हिंदी पर है और यह उसका प्रमुख प्रकार्य भी है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित होगी। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 343 के 2 के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि संविधान के प्रारंभ से 26 जनवरी 1965 तक सभी राजकीय प्रयोजनों के इस प्रकार के प्रावधान से हिंदी को राजभाषा का गौरव प्रदान करने के पश्चात भी अवरोधात्मक संवैधानिक उपबंधों का सामना करना पड़ा। ऐसी विचित्र सी व्यवस्था इसने अप्रत्यक्ष रूप से राजभाषा हिंदी के रूप में संघीय प्रयोग और व्यवहार के सम्मुख अनिश्चय की स्थिति बना दी। दूसरी तरफ अंग्रेजी के पक्षधरों के लिए अंग्रेजी के निर्बाध प्रयोग का लंबा रास्ता खुल गया। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दिया गया कि वे 15 वर्षों की कालावधि में संघ के किसी राजकीय प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा एवं भारतीय अंकों के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेंगे। संविधान के अनुच्छेद 343(3) में संसद को यह अधिकार दिया गया कि 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी यह चाहे तो अंग्रेजी के प्रयोग को यथावत रखने का विधि द्वारा कोई उपबंध कर सकेगी। ऐसे में हिंदी को सुदीर्घ अनिश्चितता मिलती चली गई और अंग्रेजी को सुनहरा भविष्य मिल गया। वास्तव में संविधान बनाने वालों ने अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का जो पद गौरव दिया था उसे उसी अनुच्छेद की 3री धारा के द्वारा निष्प्राण भी कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 344 के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को यह आदेश दिया गया कि वह संविधान के प्रथम 5 वर्ष तथा 10 वर्ष पश्चात राजभाषा आयोग की नियुक्ति करें और इस आयोग का मुख्य सांविधिक अभिप्राय यह था कि यह राष्ट्रपति को संघ के सरकारी कार्यों के लिए हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित अथवा सीमित करने का, उस पर प्रतिबंध लगाने का की संस्तुति करेगा। इस आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए तथा अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रदान करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति की स्थापना का भी प्रावधान इसी अनुच्छेद में किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 345 में यह प्रावधान किया गया कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या एकाधिक प्रादेशिक भाषाओं अथवा हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के लिए भी स्वीकार कर सकेगा। अनुच्छेद 347 में यह साफ साफ आदेश है कि एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य एवं संघ के मध्य पत्राचार में संघ की राजभाषा का ही प्रयोग होगा।
अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य के जन समुदाय का पर्याय अनुपात अपने द्वारा बोली जाने समझी जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा अभिज्ञान करना चाहे तो राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी अभिज्ञा देने का अधिकारी होगा। संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों आदि की भाषा का भी प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों तथा आदेशों और नियम विनियमों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 349 में यह व्यवस्था की गई कि संविधान के शुरू के 15 वर्षों की कालावधि तक अंग्रेजी के स्थान पर किसी अन्य भाषा का पाठ प्राधिकृत पाठ नहीं माना जाएगा, किंतु किसी अन्य भाषा के प्राधिकृत पाठ के लिए राष्ट्रपति भाषा आयोग की संस्तुतियों एवं संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद अपनी स्वीकृति दे सकेंगे। संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी शिकायत के समाधान के लिए संघ या संबद्ध राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी भी भाषा में आवेदन कर सकता है। इस व्यवस्था में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित किए गए। इसी तरह संविधान का अनुच्छेद 351 अत्यंत महत्वपूर्ण बना। इसके अनुसार संघ सरकार का वह कर्तव्य है कि वह हिंदी को एक ऐसी सर्वमान्य राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करे जिसका पूरे राष्ट्र में गर्व सहित प्रयोग किया जा सके और वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्त कर सके। इसके लिए हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर उसे समृद्ध किए जाने का भी सुझाव दिया गया। इस तरह हम देखते हैं कि संघ भाषा के रूप में अथवा 8वीं अनुसूची में उल्लिखित हिंदी के स्वरूप तथा प्रकृति में कोई अंतर विशेष नहीं है। अनुच्छेद 351 में भी स्पष्ट लिख दिया गया कि हिंदी की प्रकृति को किसी प्रकार संविकृत नहीं किया जाएगा। उसके अलावा 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं, न कि प्रादेशिक। जैसे संस्कृत किसी भी राज्य की भाषा विशेष न होकर भी भारतीय भाषा है। अतएव हिंदी के स्वरूप, प्रकृति और संदर्भ में विचार करते समय उसके किसी प्रादेशिक रूप को प्राधान्य न देकर उसके सार्वदेशिक रूप को, उसकी एक रूपता के निर्माण को श्रेयस्कर समझा गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि सरकार ने अपनी तरफ से हिंदी के प्रचार प्रसार, उससे अधिक प्रयोग आदि के लिए भरपूर प्रावधान किए। संघ की राजभाषा हिंदी के विकास के लिए संविधान के कई अनुच्छेदों में निर्देश दिए गए। अनुच्छेद 343 से 351 इस संदर्भ में विशेष रूप से देखे जा सकते हैं। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप ही होगा। और 2 में खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिसके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक प्रयोग किया जा सके। राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी एक के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे। इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद तक उक्त 15 साल की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का या ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। 344 अनुच्छेद राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति की बात करता है। राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति तक इनके उपयोग की अनुमति देंगे। इस तरह आदेशों द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधियों को साथ में लेकर सदस्यों को मिलाकर इन पर काम करेगा। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे और आदेशों में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग आदि के लिए, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों, अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा आदि, संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप में, और इसी तरह संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किया गया कि किसी अन्य विषय के बारे में वह सिफारिश करें। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि ये जो प्रावधान हैं इनमें औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति की चिंता करते हुए लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी या हिंदी इतर भाषा भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत भावों और दावों को, हितों को सम्यक ध्यान रखते हुए प्रावधान किए गए। एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें से 20 लोकसभा सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपालित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करेगा और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय से अवगत कराएंगे। अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भी पक्ष को वो निर्देश देकर बदल सकेंगे। राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, इनकी चर्चा भी 345 के अंतर्गत की। 346 और 47 में उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। किंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिसके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से पहले प्रयोग किया जा रहा था। इसी छूट ने अंग्रेजी के प्रयोग को आगे बढ़ाया और हिंदी की प्रयोग धर्मिता घटती चली गई। किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध भी अनुच्छेद 347 में किए गए। यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या किसी विशिष्ट भाग में उसका प्रयोजन करने के लिए वह उसकी मान्यता देंगे। अनुच्छेद 348 जो है वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक उच्चतम न्यायालयों और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होती रहेंगी। संसद में प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले संशोधनों के संदर्भ में संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के और इसी तरह संविधान के अधीन अथवा संसद में किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ भी अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। हमने देखा कि इस तरह से जो प्रावधान अंग्रेजी को
प्रबल बनाने में, सशक्त बनाने में किए गए थे, उसी का दुष्परिणाम है कि इस 75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी हम देख पा रहे हैं कि हिंदी में 100% कार्यों का निष्पादन अभी भी नहीं हो पा रहा। ज्ञान में, विज्ञान में, शिक्षा में, दीक्षा में, प्रशिक्षण में, तकनीक में, उद्योग में, प्रौद्योगिकी में, उच्च शिक्षा में, इन सब में हिंदी के अनुप्रयोग की अपेक्षा आवश्यकता आज भी 100% होने की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में देश की किसी भाषा को, विशेष रूप से हिंदी को ले जाने के उपक्रम भी अब किए जा रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम देख सकते हैं कि वास्तव में उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेश आदि को लागू नहीं होगी। कुल मिलाकर अगर हम कहें कि खंड 1 के उपखंड ख में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुनः स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा 444 में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा के भिन्न किसी भाषा को विहित किया गया हो, वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। मित्रों, अनुच्छेद 351 तक आते आते हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा पर प्रचार प्रसार करे, उसे बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे भारत की सामासिक संस्कृति को सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने में हिंदी की भूमिका रचनात्मक हो सके। राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुनः स्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड 4 के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही देंगे। 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली, पदों को आत्मसात करते हुए और यहाँ यह भी आवश्यक माना गया वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए अवधारणात्मक शब्दावली का निर्माण किया जाए। इस तरह प्रतिवेदन के आधार पर संसद ने राजभाषा अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत वर्तमान स्थिति यह है कि हिंदी संघ की राजभाषा है, किंतु अंग्रेजी संघ की सह राजभाषा बन गई। व्यावहारिक स्तर पर अंग्रेजी का प्रमुख राजभाषा के रूप में अब भी वर्चस्व कायम है, किंतु संविधान और विधान हिंदी को संघ की राजभाषा की मान्यता देते हैं। इसके अनुपालन की जिम्मेदारी हम भारत के लोगों पर है। क्या हम इस स्थिति के प्रति सचेत हो पाएंगे? 21वीं शती का सूर्य हमारे जागरण की प्रतीक्षा में है। हम इस हिंदी दिवस, हिंदी माह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह आदि के आयोजन से क्या हम जन जन तक, भारतीय पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक के समाज तक इस बात को संचरित कर पाएंगे कि आज हिंदी राष्ट्र की अस्मिता की पहचान बन रही है। यही समय है जब हम हिंदी में रोजगार के अवसर पैदा करें, उसमें कामकाज की स्थितियों को उजागर करें। यही अवसर है जब हम अद्यतन अधुनातन विद्युतीय उपकरणों की भाषा हिंदी को बनाएं। आज हिंदी सिनेमा में, धारावाहिकों में, रेडियो टेलीविज़न में, मनोरंजन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, और यही नहीं, इसके साथ साथ तमाम अन्य अनुशासन जैसे पर्यटन का क्षेत्र है, वहाँ भी हिंदी का बोलबाला अब धीरे धीरे बन रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी हिंदी की अपेक्षा अब की जाने लगी है। किसी भी देश के लिए इससे बड़ी चिंता क्या होगी कि वहाँ के नागरिकों को वहाँ की भाषा में न तो न्याय मिले और न चिकित्सा मिले। यही समय है जब हमें चेतना होगा, जागना होगा,
अपनी नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को यह बताना होगा कि यह भाषा देश की अस्मिता की, समेकित संस्कृति को अभिव्यक्त करने की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। यही समय है जब हम विश्व मंच पर भारत की उपस्थिति को देश की अस्मिता की भाषा हिंदी के माध्यम से दर्ज कराएंगे। आज स्कूलों में, नई शिक्षा नीति में हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग पर बहुत ईमानदारी से बल दिया जाने लगा है। इससे पहले की शिक्षा पद्धति में हिंदी को हाशिए पर ले जाकर और अंग्रेजी को केंद्र में लाकर खड़ा किया गया था। मित्रों, याद करें महावीर प्रसाद द्विवेदी का वह कथन और अपनी जिम्मेदारी को अनुभव करें जब हम देश के राष्ट्र ध्वज का नतमस्तक होकर सम्मान करते हैं, देश के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं, तो देश की भाषाओं का, राष्ट्र की भाषाओं का सम्मान हम क्यों नहीं कर पाते? और क्या ये फूल माला चढ़ाने से, सरस्वती वंदना करने से, धूप दीप जलाने से क्या हम भाषा का सम्मान कर सकते हैं? नहीं। भाषा को आत्मसात करना होगा, भाषा को अपनाना होगा। अटल जी के शब्दों में अगर मैं यह कहूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन से यह बात कही थी कि इस देश का दुर्भाग्य यह है कि हिंदी की बात तो सब करते हैं लेकिन हिंदी में बात कोई नहीं करता। जब तक हम सब मिलकर हिंदी में बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बात नहीं करेंगे, लिखने, पढ़ने, सुनने, बोलने में हिंदी को आत्मसात नहीं करेंगे, हिंदी की पठनीयता को नहीं बढ़ाएंगे, अपने मित्रों में, परिकर में, परिवार में, कार्यालय में, संस्थान में हिंदी के संवाद को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तब तक हम इस दायित्व का निर्वाह गंभीरता से नहीं कर सकेंगे। अगर हम चाहें तो मन से, वचन से और कर्म से इस राष्ट्र हित के, इस राष्ट्र कल्याण के निर्णय को आत्मसात करें और आइए हिंदी को विश्व भाषा बनने की ओर ले चलें, अग्रसर करें। पूरी दुनिया हिंदी का स्वागत कर रही है, पूरा विश्व हिंदी का स्वागत कर रहा है। आज ट्विटर पर, ब्लॉग राइटिंग में, कंप्यूटर में, तकनीक में, सिनेमा में, प्रौद्योगिकी में, कंप्यूटर में हिंदी ने अपनी गति बना ली है। यही समय है कि हम सब मिलकर हिंदी दिवस के अवसर पर, हिंदी माह के अवसर पर एक शुद्ध मन से संकल्प करें कि हम हिंदी की कीमत पर किसी दूसरी भाषा को, जो विदेशी भाषा होगी, उसे प्रोत्साहित नहीं करेंगे। यहीं हम इस विषय को विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।